सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किसानों के साथ इस दफ़ा हुआ क्या है। अच्छा, इस दफ़ा कॉटन पर जो है ना एक मक्खी का भी, वाइट मक्खी का भी अटैक था। वो इसी वजह से किया कि यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ज़राअत का जो इदारा है वो क्या करता है, जो अब ये एक माफिया के हाथ में जैसे ही फसल पहुँचती है उसके बाद ही रेट क्यों बढ़ता है? अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, आज का मेरा ये प्रोग्राम किसान भाइयों के लिए है, काश्तकार भाइयों के लिए है, ज़िम्मेदार भाइयों के लिए है कि बहुत से मसाइल का शिकार हैं आजकल किसान, और इन मसाइल पर बात करने के लिए और इसके हल के लिए मैंने आज अपने पास जो है तकलीफ़ दी है डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत जनाब साजिद महमूद कासिम साहब को झंग से, और इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और आज इनसे ये भी जानेंगे कि गंदम की काश का वक्त आ चुका है और हमें कौन सा बीज काश करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किसानों के साथ इस दफ़ा हुआ क्या है, जिन्होंने कॉटन काश की, सरकार ने कहा कि रेट उन्हें 8500 रुपये के हिसाब से मिलेगा, लेकिन अब वो रेट की सूरत हाल 6000 से भी नीचे फिरी, और किसान जिसने अपना इसी बात पर लाखों रुपए लगा दिए, पर एकड़ के हिसाब से अगर बात की जाए, महंगे स्प्रे किए लेकिन रिज़ल्ट भी नहीं मिला और इधर से रेट भी नहीं मिला, तो आपका महकमा क्या कर रहा था या गवर्नमेंट क्या कर रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अगर आप बात करें काटन की, माशाल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट जंग में काटन जो है वो सबसे बेहतरीन काटन रही है। बल्कि यहाँ तक कि हमारे जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उन्होंने हमारी काटन यहाँ से एक्सपोर्ट करके उन्होंने ख़ुद अपनी काटन में मिक्स करके उसकी जिनिंग की है। वो इसी वजह से किया कि यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और उसका रेट भी अच्छा मिला ज़मींदार को हमारी काटन का। अच्छा, शुरू में ठीक थी, लेकिन शुरू में नहीं, तकरीबन मिड तक ठीक रही है, लेकिन उसके बाद क्वालिटी ख़राब हुई है। और तकरीबन आज से 1.5 माह पहले रेट भी अच्छा मिला है, 92-9300 तक रेट गया है। और उसके बाद जब क्वालिटी इसकी लो हुई है तो उसके बाद कुछ रेट जो इसका डाउन हुआ है, लेकिन अब भी इस वक्त जंग की काटन जो इसका रेट 7000 से ऊपर है अभी तक भी। अच्छा, आप 7000 कह रहे हैं, मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है 6000, 6200, 6300 नहीं, इस पे रेट आ चुका हुआ है। लेकिन इसे जो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 8500 रुपये में ही इसे परचेज़ करेंगे, यहाँ कहाँ कोई मसला बना कि उस रेट पे गवर्नमेंट? हाँ, वो ये था कि गवर्नमेंट ने एक सपोर्ट प्राइस इसकी मुकर्रर की थी 8500 फी मान इसकी। तो उनकी कोशिश थी कि TCP को हमें फील्ड में लेके आएंगे, वो इसकी ट्रेडिंग करेगी कॉटन की, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वो नहीं आ सकी फील्ड में, जिसकी वजह से इसका रेट जो है ना वो अप नहीं जा सका। अगर TCP फील्ड में आ जाती तो इंशाल्लाह रेट इसका जो था वो 10,000 से ऊपर होना था इसका काटन का रेट फिर। अच्छा, इस दफ़ा कॉटन पर जो है ना एक मक्खी का भी, वाइट मक्खी का भी अटैक था, तो इस हवाले से भी किसानों बड़े परेशान हुए और स्प्रे करने पड़े, बड़े पैसे लगाने पड़े, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया ना स्प्रे का। तो ये क्या वजह थी कि कोई स्प्रे भी ऐसा नहीं मिल रहा था जो इस चीज़ को कंट्रोल कर सके? नहीं, कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में है ना वाइट फ्लाई, वो तकरीबन अंडर कंट्रोल रही है। जनूबी पंजाब में हम कह सकते हैं उधर मसला पैदा किया है इसने, वाइट फ्लाई ने, लेकिन उधर भी फिर गवर्नमेंट ने ड्रोन से स्प्रे किए हैं, हेलीकॉप्टर से हमारी पाक फ़ौज ने आके उसको स्प्रे करवाए हैं, तो उधर भी जो काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो गया उसके बाद। लेकिन जहाँ तक स्प्रे का कंट्रोल, स्प्रे करने का है, उसमें जो तरीक़ाकार है उसमें वो फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन दवाई का से इसका मसला नहीं होता। इसके लिए सफ़ेद मक्खी जो है उसके लिए जितना प्रेशर ज़्यादा होगा मशीन का तो उससे ज़्यादा जो है बेहतर तरीके से कंट्रोल होगी सफ़ेद मक्खी जो है। लेकिन जबकि हमारा फार्मर है वो आम जो स्प्रे मशीन उससे स्प्रे करता रहा, उसके पास जो हाई प्रेशर वाली मशीन नहीं थी, जो इस वजह से जिसमें मशीन लगी हुई थी। हाँ, जिसमें मशीन होती है उसका पाइप भी बड़ा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है उसका जो ना धुआं बनता है अच्छे तरीके से, उसका प्रेशर होता है। जब वो चलती है फील्ड में तो तमाम फसल जो है इस तरह हिलती है जिस तरह अंधेरी आ रही होती है। ये पॉइंट किसान भाई नोट कर लें कि जो प्रेशर वाली मशीन होगी स्प्रे ख़ास तौर पर जब आप करेंगे, तो डिप्टी डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि उसका बड़ा असर होता है कि उसमें प्रेशर के साथ स्प्रे करना है ताकि फोक बने ज़्यादा से ज़्यादा और पता चले कि कोई स्प्रे हो रहा है। ख़ासकर जब फसल बड़ी हो जाती है उस वक्त ये ज़रूरी है। छोटी फसल पे दूसरी स्प्रे मशीन जो वो काम कर जाती है, लेकिन जब फसल बड़ी हो जाती है, घनी हो जाती है, उस वक्त जो है छोटी मशीन जो है कम प्रेशर वाली काम नहीं देती। फिर उसके लिए हमें हाई प्रेशर वाली मशीन जो वही काम करती है, वही से इसको कंट्रोल करती है सफ़ेद मक्खी को। फिर सिर्फ यही हमारा गैप रहा है इस वक्त। और इंशाल्लाह जब फार्मर इस साइड पे आ जाएगा तो इंशाल्लाह ये फार्मर जो है
सफ़ेद मक्खी का मसला भी नहीं रहेगा। अच्छा, मार्केट में बेतहाशा स्प्रे मिल रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता, जिस शॉप पे पास जाएंगे वो कहेगा जनाब ये लेंगे आप, ये हो जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट नहीं निकलता। तो इसके लिए इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए आपका जो ज़राअत का जो इदारा है वो क्या करता है, जो किसान को ये गाइड कर सके कि आप ये स्प्रे लें, अच्छा स्प्रे लें, या कोई कंपनी ऐसी बता दें? हाँ, वो मैं बताता हूँ। उसमें असल मसला है, जो मल्टीनेशनल कंपनी जितनी भी हैं जी। उनके स्प्रे कुछ थोड़े कॉस्टली होते हैं। जो हमारा आम फार्मर है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर हम उसको जो फार्मर की जो हैसियत होती है उसके मुताबिक हम रिकमेंड करते हैं। जेनेरिक स्प्रे हैं हमारे पास, जेनेरिक जो पेस्टिसाइड हैं, हम जेनेरिक को भी जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मोर देन 50% 60% तो उनका कारोबार है इस वक्त। मल्टीनेशनल कंपनी सिर्फ 3-4 है हमारे मुल्क में काम कर रही हैं, और बाकी तमाम जो है हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी पूरी नहीं कर सकती इस तरीके से। तो इसलिए जो हमारी जेनेरिक कंपनीज़ हैं उनके भी जो प्रोडक्ट अच्छे हैं, स्वात एग्रो है, बाकी हमारे और इस तरह के हैं कंपनीज़, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके अच्छे प्रोडक्ट हैं। और सिर्फ उनका एक ज़हर जो उसका कंपोजिशन होता है, जो उसका फार्मूलेशन है, वो वही होती है जो उनकी है मल्टीनेशनल कंपनियों की। सिर्फ उनके जो कैरियर होता है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, और असल काम तो वो करना होता है केमिकल ने, असल काम करना होता है, उसने बचाना होता है। उसने बचाना होता है। केमिकल सेम होता है, इसका मसला कोई अच्छा, नहीं अगर मैं होता। सिंपल आपसे पूछूं कि कॉटन की काश्त करने वाले काश्तकारों को फ़ायदा हुआ है इस सीज़न में या नुकसान, तो आप क्या कहेंगे? बहरहाल जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है जंग, उसमें मैं कहता हूँ कि ज़मींदार को फ़ायदा हुआ है। तो मेरे फार्मर ने जो ख़ासकर जो अर्ली क्रॉप लगी हुई थी फरवरी की, मार्च की, उसने मोर देन 50 मन जो है पैदावार ली है उसने। जो अर्ली थे, जो मिड में आए थे वो कहीं नहीं, मिड वाले भी ठीक है, लेकिन जो जिन्होंने मई में लगाई है आगे क्रॉप, उनका कुछ थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ कि कम पैदावार आई उनकी। लेकिन जो अर्ली है या मिड है उनकी पैदावार प्रोडक्शन अच्छी है। जो अर्ली है बिल्कुल ज़्यादा अर्ली फरवरी मार्च वाली, वो तो 70 मन तक भी गए हैं। लेकिन जो अप्रैल वाली है वो 50 मन तक, और जो मई वाली है वो 40 मन तक। यानी कि इस तरह हमारे अगर डिस्ट्रिक्ट की हम मुकम्मल एवरेज निकालें वो तकरीबन 26 से 27 मन तक बनती है, एवरेज निकाल के अगर करें हम जो। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत से, मुंजी की फसल, चावल की फसल पक के तैयार हो रही है, इसका रेट क्या रहेगा और मार्केट के जो हालात हैं इस पर बात करेंगे डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत से। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत छंग साजिद महमूद कासिम साहब। छंग में बेहतरीन सर्विस के साथ साथ इनकी प्रमोशन भी हुई है, 19वें स्केल में ये प्रमोट हुए हैं, इन्हें मुबारकबाद देते हैं। और ख्वाजा स्वीट्स की जानिब से आज एक खूबसूरत और बेहतरीन केक भेजा गया है, मैंगो आइसक्रीम केक। आइसक्रीम का नाम भी सुना था, मैंगो भी, लेकिन दोनों मिक्स हो गई और केक बना, इसका नाम है मैंगो आइसक्रीम केक। ये सर आपकी प्रमोशन की खुशी में ख्वाजा स्वीट्स वालों की जानिब से ये आज हम ये केक काट रहे हैं जी। ये ख्वाजा स्वीट्स की जानिब से सर आपको मुबारक हो कि आपकी माशाल्लाह प्रमोशन हुई है और आपकी सर्विस का बड़ा अच्छा टाइम छंग गुजर रहा है। तो ये सर है आइसक्रीम केक, इसे आप चेक कीजिएगा। इसका जो है ना जायके के बारे में आप खुद बताएंगे कि इनका, वैसे तो सोन हलवा बहुत मशहूर है ख्वाजा स्वीट्स का, लेकिन आज इनका ये केक भी, आइसक्रीम केक भी चेक कीजिएगा। तो ये एक छंग में केक की वैरायटीज़ इनके पास शुरू हुई और ये बहुत अच्छा काम इनका चल रहा है। आइसक्रीम केक का भी आज आपसे जानते हैं कि आपको कैसा लगा ये केक, और साथ सर जब मैंने शेप देखी, शक्ल देखी है, तो पहले महसूस हो गया था कोई आला क्वालिटी की चीज़ है, मुख्तलिफ चीज़ है। हाँ जी। और शुरू में पता नहीं चलता कि आइसक्रीम क्या चीज़ है, क्या है। शुरू से देख रहा था शायद ये आम केक ही है, लेकिन टेस्ट किया है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। ये सर छंग में मिसाल है, छंग में ख्वाजा स्वीट्स सोन हलवे की, और उसके बाद अब ये केक और सोन हलवे का तो टाइम आने लगा है। तो आप जब भी फैसलाबाद जाएंगे तो मेरा ख्याल है आपको डिमांड आपको भी आएगी कि ख्वाजा का सोन हलवा लाते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत साजिद महमूद कासिम साहब।
इनसे जानते हैं कि आज इन्हें हमारा ये सेट पैराडाइज सिटी में जो हमने लगाया ये कैसा लगा, और पैराडाइज सिटी में एंटर होते ही इन्हें क्या महसूस हुआ है कि किस शहर में आ गए। जी सर। तकरीबन मुझे 10 माह हो गए हैं यहाँ सर्विस करते हुए। तो आज फर्स्ट टाइम मैं इस हाउसिंग सोसाइटी में आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ये डिस्ट्रिक्ट जंग है। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस्लामाबाद में किसी सोसाइटी में बैठा हूँ या लाहौर की किसी सोसाइटी में बैठा हूँ। और अब मुझे पता नहीं है इसका यहाँ इनका क्या स्टैंडर्ड है आगे, सर ये इनका क्या रेट है। पहली सोसाइटी है जिसे आप एक मुकम्मल सोसाइटी कह सकते हैं, जिसमें हर चीज़ मौजूद है। ठीक। इसमें बिजली, गैस, और लोग यहाँ शिफ्ट हो चुके हुए हैं, अपने घर बनाए हुए हैं, बेहतरीन पार्क है आपके सामने। और जैसे आपने कहा ना कि लगता नहीं है जब बंदा यहाँ आता है तो ये झंग है, लेकिन ये झंग में पैराडाइज सिटी गोजर रोड पे ही है। और बहुत शुक्रिया सर आपने इसके रिव्यूज़ दिए। वेलकम बैक, प्रोग्राम आपकी आवाज़ पैराडाइज सिटी से मैं हूं सैयद अदनान नूर, और आज मेरे मेहमान हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत साजिद महमूद कासिम साहब। और इनसे बातें हो रही हैं सच्ची सीधी और खरी खरी कि जनाब मुंजी की फसल तैयार हो चुकी है और इसमें भी किसान परेशान है कि एक तो इस दौरान जो है फसल पर बहुत से अटैक भी हुए हैं, जिसमें मुख्तलिफ सुंडियों के कह सकते हैं, मुख्तलिफ मक्खियों के हो सकते हैं, जिससे मुंजी की फसल मुतासिर होने का खदशा है। तो ये जानते हैं कि इसकी क्या वजूहात थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब। इस वक्त जो हमारी राइस की क्रॉप है, धान की फसल जो है, ज़मींदार ने बड़े शौक़ से और बड़ी मेहनत से तैयार की है, और फसल भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ़ पानी का मसला रहा है, बारिशें कम हुई हैं इस दफ़ा, और पानी की वजह से जितनी उसने दानेदार ज़हर ग्रैन्यूल्स इस्तेमाल किए हैं उनका असर कम हुआ है, जिसकी वजह से कुछ फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे सुंडी का हमला नज़र आ रहा है। जी हाँ। लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, उसके लिए इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है हमें इस वक्त, क्योंकि इस वक्त वो कंट्रोल में है। यानी सुंडी कंट्रोल में आप समझते हैं पैदावार बेहतर हो सकती है? हाँ, हो सकती है पैदावार। किसान ने इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट देखते हुए खर्चा बहुत ज़्यादा खर्चा अच्छा किया हुआ है, और ये उम्मीद भी की जा रही है कि इस दफ़ा हमारी आलमी मंडी में हमारा जो राइस है उसकी इस वक्त प्राइस भी अच्छी मिलेगी, और उसकी कदर भी है इस वक्त आलमी मार्केट में, क्योंकि हमारी जो इंडिया की फसल है वो मार्केट जो वो फ्लॉप हो चुकी है, और अब दुनिया की नज़रें जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के राइस पे ही हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान के राइस पे तो नज़रें हो गई, लेकिन वो जो किसान है जब वो फ़रोख्त करने जा रहा है अपनी मुंजी, उसने धान की फसल जो तैयार हुई है अब फ़रोख्त करनी है, तो अब मार्केट में ये तासुर जा रहा है कि रेट डाउन हो रहा है। तो जबकि किसान ने खर्चा इसलिए किया था कि उसे अच्छा रेट मिल जाएगा, अब ये एक माफिया के हाथ में जैसे ही फसल पहुँचती है उसके बाद ही रेट क्यों बढ़ता है? उसका ये जब फसल तैयार होती है उस वक्त सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि रेट का ताल्लुक होता है डिमांड सप्लाई से। जी जी। जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड, उसकी कीमत लाजमी बात है वो कम होती है। जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो कीमत हाई ऊपर चली जाती है। जब कोई भी फसल नहीं आती है उस वक्त सप्लाई मैक्सिमम अपने पीक पे होती है उसकी, तो उस वक्त लाजमी बात है कि प्राइस कुछ हद तक लो होती है। लेकिन यूं ही जब उसकी डिमांड बढ़ती है वही मार्केट को स्टॉप करके बैठ जाते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़, और फिर जैसे ही मार्केट में कमी होती है तो फिर डिमांड आती है, फिर उसके बाद उसकी डिमांड बढ़ती है तो प्राइस वो बढ़ जाती है। अच्छा, इस दौरान सरकार क्या कर रही होती है? रेट सरकार का काम है कोई फिक्स कर दे इसमें, या वो ये है वो जो फसल जिसकी सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट दे रही है जी जी उस पर कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जो ओपन क्रॉप बाकी क्रॉप्स हैं उस पर इतना गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल न होने की वजह से किसान, गवर्नमेंट कंट्रोल ना होने की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं ये। और अब इस दफ़ा क्या सूरत हाल है, आपको क्या लगता है रेट क्या आ सकता है? हाँ, जो पहले हमारी हाइब्रिड क्रॉप तैयार हुई है उसका तो बहुत हाई रेट गया है उस वक्त, और अब उम्मीद है कि 5,000 से ऊपर रेट जाएगा। जब बासमती फसल तैयार होगी इसका रेट भी 5 से ऊपर ही होगा, यानी स्टार्टिंग कम नहीं होने लगा। कह सकते हैं कि 5 हो सकता है। हाँ, 5 से ऊपर ही जाएगा, कम नहीं होने लगा 5 से जो। अच्छा, ये डिप्टी डायरेक्टर साहब का अंदाज़ा है कि ये रेट 5 से शुरू होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि जो हालात हैं किसान ने जितना खर्चा कर दिया है, हर चीज़ में महंगाई है। आप स्प्रे लेने जाते हैं, आप जहर लेने जा रहे हैं, आप खादें डाल रहे हैं, आप पानी इस्तेमाल करें, और अगर आपकी ने बिजली पे मोटर चलाई हुई है तो फिर तो खर्चे की हो जाती है। आपके सामने बिजली के वो भी बिजली पे अगर है उसकी मोटर
हाँ, तो उसके लिए हाँ, तो उसके लिए तो अच्छा, राइस के लिए तो पानी भी मोटर भी 24 घंटे चलती है, 24 घंटे तो फिर जाके पानी पूरा होता है। तो इसमें किसान का बच के निकलना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है इस तरह, अच्छा, क्योंकि आप उस पर प्राइस की भी बिजली की बहुत हाई चली गई है। ऐसे ही है। तकरीबन 40 रुपये 35 रुपये यूनिट 30 रुपये यूनिट तो लाजमी पड़ रहा है फार्मर को जो है इसका। तो फार्मर तो फंसा हुआ है कि हाँ, वो जमीन बिल्कुल। काश करे छोड़ दे, किस तरह रहे कोई समझ नहीं, नहीं आ रही। फार्मर तो उसकी जो समझे कि उसका सब कुछ यही है, फार्मिंग है उसका, तो बिल्कुल ऐसे ही। उसने तो इसी पे ही अपना गुजारा करना है, इसी पे अपने के ख़ानदान को लेके आगे चलना है, और उसका ये ख़ानदानी जो है वो उसका बिज़नेस है, उसका सब कुछ यही है। उसने सर तो अब हम इस वक्त सेंट्रल पंजाब में झंग में बैठे हैं, जी। तो अगली जो फसल है वो काश्त होने का टाइम कब से शुरू हो रहा है? गंदम की फसल बड़ी अच्छी यहाँ झंग जैसे एरिया में काश्त लोग करते हैं, और उसका सही वक्त क्या है, और उसके अलावा कौन सा बीज ऐसा है जो बेहतर पैदावार दे सकता है? इस हवाले से भी आप हमारे किसान भाइयों को बताइएगा। शुक्रिया जनाब। इस वक्त हमारी जो राइस की क्रॉप है वो तकरीबन नियर टू मैच्योरिटी है, जी। और इसके बाद क्रॉप आनी है हमारी वीट की, और फसल गंदम हमारे जो हमारी फूड सिक्योरिटी है वो सारा इसी पे डिपेंड करती है, फसल गंदम पे ही, क्योंकि हमारी स्टेपल फूड यही है। जी जी। और हर फार्मर ने इसको काश्त भी करना है, और हर शहरी ने इसको इस्तेमाल भी करना है। इसलिए हमारे मुल्क का जो इकॉनमी है उसका वो भी डिपेंड इसी पे करती है सारा कुछ। और इंशाल्लाह मेरे डिपार्टमेंट ने, मेरा फील्ड स्टाफ जो है वो इस वक्त गांव-गांव जाकर फार्मर को ट्रेनिंग दे रहा है फसल गंदम के लिए। वो बता रहा है कि कौन सा सीड इस्तेमाल करना है, कि किस रेट पे इस्तेमाल करना है, कि क्या कितना डालना है सीड, और कौन सा सीड इस्तेमाल करना है, और किस तरीके से इस्तेमाल काश्त करना है, ड्रिल कैसे करनी है, खाद कैसे इस्तेमाल करनी है उसके लिए। सर अगर मैं सवाल ये करूं कि मुझे 70 मन बतौर किसान पैदावार चाहिए गंदम की, तो आप क्या फार्मूला देंगे? इसमें कोई अबहम नहीं है 70 मन लेने के लिए। हमारी तकरीबन तमाम वैरायटी जो हैं उनका पोटेंशियल जो है वो 80 से ऊपर है। ये 80 मन से जिस वैरायटी का पोटेंशियल, उसकी 70 मन लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फार्मूला तो बताएं ना, उसके लिए कैसे ये लिया है, जा सकता है? हमने जो हमारी उसकी जो रिक्वायरमेंट जी, है जी। न्यूट्रिएंट्स की, उसको हम पूरा करें, और जो टाइमली तमाम जो प्रोसेस हैं, जो तमाम जो उसके जो तरीक़ाकार है उसको वक्त पे करें। वक्त पे सोइंग है, सीड रेट है उसका, उस पर उसके बाद वक्त पे उसका इरिगेशन है, शेड्यूल जो है उसको फॉलो करना है, और वक्त पे जड़ी बूटी कंट्रोल करनी है। सिर्फ जड़ी बूटी है, अगर वो कंट्रोल ना हो तो 40% तो उससे ही लॉस हो जाता है। अच्छा, 40% पैदावार का लॉस सिर्फ जड़ी बूटी कंट्रोल ना होने की वजह जड़ी से, बूटी बर वक्त कंट्रोल ना करने से। हम्म, इसलिए जड़ी बूटी बर वक्त कंट्रोल कर ले, 40% आपका नुकसान जो होना था वो आपका बच जाता है। ठीक। और उसके बाद जो है हमारा फार्मर जो है वो अक्सर हमारी फास्फोरसी खाद है जिसमें DAP है, कोई सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल करता है, वो अक्सर करते हैं पहले पानी पे जाके, नीचे नहीं इस्तेमाल करते। जबकि जो फास्फोरसी खाद है और पोटाश खाद स्पेशली, पोटाश खाद तो हमारा फार्मर इस्तेमाल करता ही नहीं है, बहुत कम इस्तेमाल करता है। अगर 70 मन पैदावार लेनी है तो जो हमारी रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र है पोटाश, वो भी लाजमी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। पोटाश को किस टाइम पे इस्तेमाल करें? पोटाश वो भी सोइंग टाइम पे, यानी DAP के साथ? DAP के साथ नीचे इस्तेमाल करनी है वो भी। ठीक होगा। पर एकड़ क्या उसमें हो? पर एकड़ जो है कम से कम 1 बैग लाजमी इस्तेमाल करें। एक DAP का एक नहीं, DAP का 1.5 से 2 बैग, ठीक है। और पोटाश का 1 से 1.5 बैग, ये ज़रूरी है ये बिजाई के टाइम? बिजाई के टाइम। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा पहला पानी आता है, जो वो एक शेड्यूल है, शेड्यूल के मुताबिक चलना है हमने। पहला पानी लगना है बिजाई के 20 से 25 दिन बाद। ठीक है। अगर यही पानी हमने लेट कर दिया, 30 से 35 दिन हो गए, ये वो टाइम होता है कि जब फसल हमारी जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, फार्मिंग ज़मींदार की ज़बान में बूटा मार रही होती है उस वक्त। अगर वो पानी लेट हो गया और उस टाइम पे खुराक ना मिली तो फसल जो है ना वो पौधा नहीं बनेगा पूरा, उसकी टिलरिंग नहीं होगी। हमारी ज़बान में जो टेक्निकल चीज़ है वो टिलरिंग कहते हैं उसको। और किसान तो ये कहते हैं जी बूटा नहीं मार रहे। हाँ, बूटा नहीं मारे, किसान कह रहे वो बूटा नहीं मारे फसल ने ये, और हम कहते हैं कि टिलरिंग नहीं की उसने, जिन्हें उसके शगुफे नहीं निकले। और अगर वो पानी लेट हो जाता है और उस टाइम पे उसको खुराक नहीं पूरी मिलती तो वो टिलरिंग नहीं होगी। तो वो जब टिलरिंग नहीं होगी
तो एक अगर एक तना होगा उसका पौधे का तो साफ ज़रा उसका सिट्टा भी एक लगेगा। आप 15 तने ले सकते जो हैं, 15 तने वो हाँ। 10 ले सकते हैं। तो जब हमने ज़्यादा टिलरिंग लेनी है तो उस वक्त हमने मौके टाइम पे पानी भी लगाना है और ख़ुराक भी देनी है उसको। और वो टाइम होता है उस वक्त नाइट्रोजन खाद की हमें ज़रूरत होती है फसल को देने के लिए, तो उस वक्त यूरिया खाद। और हमारा फार्मर जो है ना, जो हमारा सादा यूरिया जो इसको हम दूसरा पी यूरिया कहते हैं, प्रिल्ड यूरिया, वाइट कलर का है, वो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अगर हम 2 बैग वो इस्तेमाल करते उसकी जगह हम अगर 1.5 बैग या 1 बैग कोटेड यूरिया का इस्तेमाल कर लें। जिंक कोटेड यूरिया आ रहा है, नीम कोटेड यूरिया आ रहा है, और उसका फ़ायदा ज़्यादा है। उसके नुकसानात जो हैं ज़ाया होती है, जो बाकी आम यूरिया जो है वो यूरिया ज़ाया नहीं होता उसके, और जो पूरे का पूरा फसल को मिलता है और उससे भी पैदावार में इजाफा होता है। अच्छा। उसके बाद फिर ये है कि दूसरा पानी फिर यानी कि इरिगेशन का शेड्यूल जो है ये भी हमने फॉलो करना है तो फिर पैदावार फिर पैदावार आनी है। दूसरा है जब फसल 80 से 90 दिन की होती है, ठीक है, ये वो कंडीशन होती है जब फसल को हम कहते हैं गोब की हालत में है। गोब की हालत वो होती है जब सिट्टा बन चुका होता है, अभी सिट्टा बाहर नहीं निकला होता, वो है गोब की हालत। उस वक्त भी हमें पानी को नहीं हमने लेट करना और ख़ुराक को भी लेट नहीं करना, ख़ुराक भी वहाँ ज़रूरी देनी है। ये भी। उसके बाद तीसरा पानी उस वक्त लगाते हैं जब फसल हमारी 120 दिन की होती है, तो उस वक्त दाना बन चुका होता है और अभी दूधी हालत होती है, मिल्की स्टेज पे होता है दाना जो हमारा है। अगर हमने वो पानी लेट कर दिया तो दाना फौरी तौर पे वहीं पे श्रिंक हो जाएगा, वो दाने का साइज़ नहीं बनेगा, तो फिर भी हमारी पैदावार पूरी नहीं आएगी। ये तो है इरिगेशन शेड्यूल इसका, अगर हम इसको फॉलो कर लें तो पैदावार हम ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात हम भूल रहे हैं कि हमने सेंट्रल पंजाब की मैंने बात की, झंग जैसे इलाके हैं, इसमें किस डेट से फसल काश्त करनी चाहिए और आखिरी डेट क्या है गंदम की काश्त की? हाँ जी, जो हमारे सही सोइंग टाइम है इस एरिया के लिए उसको हम कहेंगे 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक, ये पीक बेहतरीन टाइम है। टाइम इसे कहा जाता है, बेहतरीन टाइम का। यानी इस टाइम को किसान नोट कर लें कि झंग में अगर आप फसल काश्त कर रहे हैं या इसके गिरदो नवाब में काश्त कर रहे हैं तो आप 15 अक्टूबर से नहीं 25 अक्टूबर से आप 15 नवंबर तक बेहतरीन टाइम है। अगर खुदा ना खासा 15 नवंबर तक नहीं हुए तो फिर मैं कहूँगा कि 20 नवंबर तक जो है ना ये कर लें लाजमी। अगर अच्छी पैदावार लेनी है तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप काश्त भी बर वक्त करें। टाइम सोइंग टाइम जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत वो इसको जो है ना फॉलो करना पड़ता है। इसके लिए सीड का क्या रेट इस वक्त चल रहा है मार्केट में? क्या पंजाब सीड ने? हाँ, पंजाब सीड कॉर्पोरेशन ने इस साल जो है रेट दिया है 7700 पर 50 kg का जो बैग है वो 1 एकड़ का सीड है। ये उनका जो सर्टिफाइड सीड है उसका रेट है, और जो उनका बेसिक सीड है उसका रेट है 8000। अच्छा, उसका रेट उसका 8000 रेट है। और जब हमने 15 नवंबर तक, जब 20 नवंबर तक, जब नवंबर के माह तक 30 तक काश्त करनी है तो उसके लिए हमें 50 kg जो सीड वो इस्तेमाल करना है कम अज़ कम। इससे ज़्यादा किया जा सकता है अगर नहीं, अगर हम 30 नवंबर तक करते हैं जो 50 kg काफ़ी है हमारे लिए। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता रकबा हमारा शुगर केन वाला एरिया है वो बाद में फ़ारग हो रहा है दिसंबर में, तो फिर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि 5 दिसंबर तक मैक्सिमम ले जाए, इससे आगे ना लेके जाएं। अगर उसके आगे लेके जाएंगे उसका कोई फायदा नहीं है। फिर आप काश्त ही ना करें, फिर आपको ये काश्त नहीं करनी चाहिए। दिसंबर के एंड पे चले जाते हैं तो फिर ना काश्त करें। मेरा ख्याल है और फसल काश्त 10 दिसंबर के बाद बिल्कुल ना करें काश्त। ये भी एक बड़ी अहम बात है कि अक्सर भाई मैंने खुद देखा है कि वो दिसंबर में काश्त करते हैं, जनवरी में काश्त कर रहे होते हैं कई फार्मर, और ये गलत है। फिर कहते हैं कि पैदावार नहीं मिलती। अगर आप बर वक्त काश्त करेंगे और जो महकमा ज़राअत वाले बता रहे हैं उनके फार्मूले पर अमल करेंगे तो यकीनन बेहतर पैदावार हो सकती है। पंजाब सीड से अब सीड मिलना शुरू हो चुका है और 7700 रुपया पर बैग रेट है, और अगर आपने उसमें बेसिक बीज लेना है तो उसका 8000 उसका 8000 है। आखिर पे मैं चाहूँगा कि डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत साहब कोई झंग के किसानों को कोई मैसेज देना चाहें तो। जी सर। जी, मेरा मैसेज यही है, एक तो आजकल राइस की क्रॉप जो उसकी हार्वेस्टिंग हो रही है, होनी शुरू हो जानी है जी। तो उसके बाद एक सबसे बड़ा एक मसला आता है वो है स्मोक का। आग लगा देते हैं वो, स्टबल बर्निंग करते हैं, हमारा फार्मर करता है। तो उसके लिए भी हम कैंपेन चला रहे हैं, और इस दफ़ा गवर्नमेंट ने उस पर एक एक्ट और कानून बना दिया है जिसके तहत फार्मर को 15,000 रुपया फ़ी एकड़
फ़ाइन हो सकता वो है। हो सकता है। अच्छा, पूरा प्रोग्राम मैंने मालूमाती किया, आखिर पे सर ने ख़तरे की घंटी बजा दी किसानों के लिए कि ये घंटी आपके सर है कि अगर आपने जो मुंजी की फसल को जो बाद में मुड़ बच जाते हैं उन्हें आग लगाई तो 15,000 पर एकड़ के हिसाब से जुर्माना हो सकता है और केस FIR भी अलहदा। हो सकती है, FIR भी हो सकती है। अच्छा, केस से नहीं डरते हमारे भाई हाँ किसान? जी। थाना कचहरी तो इनका अपना मसला वो होता है, अपना लेकिन मसला है। असल मसला ये है पैसों वाला, पैसों इससे वाला। भी बचिएगा जी। और दूसरा जो है, ये जो है ना रिपोर्ट जो आग लगनी है वो मेरे डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट नहीं करनी। ना मेरे डिपार्टमेंट ने अगर चेक कर भी ली है जी जी। तो वो हो सकता है दरगुजर कर जाए, लेकिन हाँ। जो गवर्नमेंट ने सैटेलाइट छोड़ा हुआ है, सियारा छोड़ा हुआ है, उससे किसी का खेत जो है वो नहीं बच सकता। नहीं जी, ये भी एक खबर आ गई है कि अब इन्हें पकड़ने के लिए किसानों को एक सैटेलाइट ड्रोन टाइप कोई मशीन फिर रही होगी, उसे गिराना नहीं है, उसे फिरने नहीं अगर गिराने वो सियारा है, सियारा टाइप वो सियारा है, वो सियारा वो है, वो पर कंट्रोल मैं करेगा। वैसे किसानों को कह रहा कि ऐसे ही किसी को ना कहे, सियारा जो है वो उसकी पिक्चर लेगा और उस पिक्चर के सर पे उसकी आपके लोकेशन FIR लेगा और लोकेशन नेक्स्ट डे जो है वो हमारे डिपार्टमेंट को आ जाएगी और मेरा आदमी जो है, मेरा स्टाफ जो है फौरी तौर पे उस लोकेशन के मुताबिक जाके उसकी वेरिफिकेशन करेगा और जितने एकड़ पे आग लगेगी उस हिसाब से 15,000 रुपये फी एकड़ के हिसाब से उसको फ़ाइन बहुत शुक्रिया सर, सकता है। आपने और मालूमात के साथ एक खतरे की घंटी बजाई है। और ज़मींदार के लिए मेरी ये नहीं पैगाम है कि स्टबल बर्निंग नहीं करनी। उसके दो नुकसान, एक तो स्मोक पैदा होती है, दूसरा उसकी ज़मीन की ज़रखेज़ी जो है वो ख़त्म होती है। अपनी हमने ज़रखेज़ी ज़मीन की ज़रखेज़ी को बचाना है और अपने माहौल को बचाना है, इसलिए स्टबल बर्निंग नहीं करनी। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और उम्मीद है हमारे किसान भाइयों को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अला निगहबान।